नमस्कार दोस्तों किसी सब्जेक्ट को जानने से पहले हमें उसके कंपोनेंट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी सर्किट को हम अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर हमें कंपोनेंट्स के विषय में जानकारी नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लें हम सर्किट को हम पढ़ नहीं पाएंगे, सर्किट को हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे और उसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। राज इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसी का मायना है। क्योंकि दोस्तों हमने जब देखा कि पढ़ाने वाले पढ़ा जाते हैं और पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं, बाकी वहाँ तो वाह वाह करते हैं, लेकिन बाद में उनको कुछ याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि सर्किट पढ़ाने से कुछ नहीं होता। सर्किट में लगे कंपोनेंट्स अगर हम उनकी खूबी, उनकी मिस्टेक, उनकी विशेषताएं अगर बताएंगे तो मुझे ये विश्वास है और मेरा ये प्रैक्टिकल है कि हर सर्किट को आदमी ट्रेस कर लेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी एड्रेस पे पहुंचते हैं तो ठीक है सर, लेकिन उस एड्रेस में वहाँ पहुंचकर अंदर क्या क्या होने वाला है उसके विषय में अगर हमें पहले से जानकारी हो कि जिस एड्रेस पे हम पहुँचे हैं उस मकान में कितने कमरे हैं, कौन सा कमरा कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, तो हमें बहुत सहूलियत होगी। आज ऐसा ही कुछ एक टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं। क्योंकि एलईडी एलसीडी में सबसे पहले पावर सप्लाई की बात की जाती है और पावर सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों एसएमपीएस पावर सप्लाई के विषय में जब हम पढ़ेंगे और कोई भी टीचर हमको अगर पढ़ाएगा तो एसएमपीएस पावर सप्लाई का वर्किंग प्रिंसिपल समझा के दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने एलईडी एलसीडी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है और इसे हम बखूबी से आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पावर सप्लाई क्या, मदरबोर्ड क्या, बैकलाइट ड्राइवर क्या और पैनल क्या, ये सारे चारों चीज़ें आपको भली भांति समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा एलईडी एलसीडी। तो ये एलईडी एलसीडी का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है क्योंकि एलईडी एलसीडी में एक पावर सप्लाई होता है, एक मदरबोर्ड होता है, साउंड सिस्टम होता है, वीडियो सिस्टम के लिए पैनल डिस्प्ले होता है और पैनल डिस्प्ले को देखने के लिए एक बैकलाइट सिस्टम होता है। तो इसे हमने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग हुआ हमारा पावर सप्लाई, दूसरा भाग हुआ हमारा मदरबोर्ड और तीसरा भाग हुआ हमारा बैकलाइट और चौथा हुआ हमारा पैनल डिस्प्ले। तो सबसे पहले पावर सप्लाई जहां आता है हम पावर सप्लाई की बात करेंगे दोस्तों। और पावर सप्लाई को मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से नहीं लूँगा। पावर सप्लाई को मैं एक आम पावर सप्लाई और हर एक पावर सप्लाई चाहे कितनी से कितनी बड़ी सप्लाई हो, कठिन सप्लाई हो, यानी एसएमपीएस का जहाँ नाम आया ना दोस्तों, भले वो ई रिक्शा की हो, आपकी एसी फ्रिज की हो, एसी की हो, एसएमपीएस सप्लाई का जहाँ बात आया आप हर सर्किट को ट्रेस कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एसएमपीएस में लगे पार्ट्स और उनका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हमने समझ लिया तो ये मान लेना कि एसएमपीएस पावर सप्लाई आपकी जेब में है। तो आज हम इन 4 विभागों में, जो पहला विभाग हमारा होता है एसएमपीएस पावर सप्लाई,
दूसरा विभाग होता है हमारा मदरबोर्ड, सेकंड पार्ट में लेते हैं हम उसको। और तीसरा होता है हमारा बैकलाइट, और चौथा होता है हमारा पैनल। तो आज सबसे पहले क्लास जब स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले पावर सप्लाई की जानकारी लेते हैं। पावर सप्लाई में दोस्तों एसएमपीएस पावर सप्लाई का इस्तेमाल आजकल आधुनिक रूप से किया जा रहा है। और पावर सप्लाई एसएमपीएस पे बनना और उसको सुधारना बहुत अलग बात है। पहले हमारे ज़माने में क्या होता था, एक ट्रांसफार्मर आ जाता था, ब्रिज रेक्टिफायर लगा और एक कंडेंसर लग गया, हो गई पावर सप्लाई। लेकिन आजकल आधुनिक पावर सप्लाई, जैसे कि देख रहे हैं आप एक डायग्राम, एसएमपीएस पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए हमें उसे समझना ज़रूरी होता है। तो पहले तो हम एसएमपीएस पावर सप्लाई को ना समझते हुए उसमें जो जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, उन पार्ट्सों की, प्रत्येक पार्ट्सों की जानकारी हम आपको देंगे कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। जैसे कि फ्यूज लगा हुआ है, ये एनटीसी लगी हुई है, ये वीडीआर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा है, ये रेजिस्टेंस लगी है, ये हमारा लाइन फिल्टर कॉइल लगा है, ये बिजली रेक्टिफायर लगा है, ये कैपेसिटर लगा है, मेन कैपेसिटर होता है ये लगा हुआ है। आखिर ये क्यों लगे हुए हैं, आगे चलेंगे हम। तो एसएम ट्रांसफार्मर भी क्यों लगाया, दूसरा क्यों नहीं लगाया। यहाँ हमें ये PWM-IC क्यों दिख रही है, इसका काम क्या है। एक मॉसफेट दिख रहा है, उसका काम क्या है। TL431 एक हमें ऑप्टो कपलर दिख रहा है, उसका काम क्या है। और TL431 एक वेरिएबल जीनर डायोड है, उसका काम क्या है। TL817 जो एक PC817 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, उसका क्या काम है। इधर आउटपुट में 2 डायोड लगे हुए हैं, कंडेंसर लगे, इनका क्या काम है और ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्सों के विषय में अगर हमने जानकारी लगा ली कि ये पार्ट्स क्या करता है, मॉसफेट का क्या काम है, अगर हमने ये पता लगा लिया कि मॉसफेट ये काम करता है, तो क्या आप नहीं सुधार पाएंगे? बिल्कुल सुधार देंगे। यही हमारा फार्मूला है। कोई भी सामान, मान लो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये क्या काम करता है और वो काम नहीं कर रहा है, यही तो सुधारना है। वो कर रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे ना, यानी ट्रेस हो गया ना। आज का क्लास हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पार्ट्स की अगर आपको जानकारी हमने दी, तो कौन सा ऐसा सर्किट है जिसे आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके सारे पार्ट्सों की जानकारी आपको देते हैं कि कौन सा पार्ट्स क्यों लगाया गया है, क्या काम करता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एनटीसी है। इस एनटीसी में अगर सर्किट में कोई लोड ज़्यादा आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, इधर से एसी से या आउटपुट से, यानी इस इधर होगा, किधर भी हो जाए, इसमें इनपुट आउटपुट, ये मान लो हमें अगर इसको इन मान लें और इसको हम आउट मान लें, तो अगर इनपुट में अगर प्रॉब्लम आई तो इसमें हरकत होगी, आगे दिक्कत जाने में ये दिक्कत देने लग जाएगा, क्योंकि लोड पड़ने लग जाएगा इस पर। अगर इधर से कोई लोड पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट बनेगा, तो इसमें दिक्कत आने लग जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस में परिवर्तन आ जाएगा और ये बर्न हो जाएगी और सर्किट को सुरक्षा देगी। ठीक इसी प्रकार हमारा ये फ्यूज होता है
कि जितना ये फ्यूज नंबर का ये फ्यूज होता है, एम्पियर का फ्यूज होता है, उतने एम्पियर से अधिक लोड पड़ेगा, वो भले इनपुट में हो या आउटपुट में हो, तो फ्यूज बर्न हो जाएगा। उस फ्यूज को हम यहाँ जोड़ देंगे, नया लगा देंगे, इसको हटा के दूसरा लगा देंगे, क्योंकि ये इसकी एक विशेषता दोस्तों, ये कभी शॉर्ट नहीं होता, ये ओपन होता है। ये दोनों पार्ट्स कभी आप शॉर्टिंग नहीं बताएंगे, ये ओपन होंगे दोनों, इनकी ये पहचान है। तो मल्टीमीटर से चेक कर लें कि यहाँ इन हुआ करंट, यहाँ आउट हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा, तो हमारी एनटीसी खराब है, और आउट हो रहा है तो ये सही है। इसी तरह अगर हमारा फ्यूज में करंट इन हो रहा है और आउट हो रहा है तो फ्यूज सही है, अगर आउट नहीं हो रहा है तो हमारा फ्यूज खराब है। इनका काम है करंट को पास करना। आइए आगे चलते हैं। वीडीआर, वोल्टेज डिवाइडेड रजिस्टर, ये वीडीआर है दोस्तों। इस वीडीआर का काम क्या है कि जैसे घर के आगे चौकीदार बैठा होता है, इसी तरह पावर सप्लाई में ये चौकीदारी का काम करता है। ये एक साइड माइनस पे लगता है और एक साइड प्लस पर लगता है, ये सीरीज में नहीं लगता, ये माइनस प्लस पे लगता है। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि अगर यहाँ हमने 220 वोल्ट दिए, ये कोई हरकत नहीं करेगा। 250 वोल्ट दिए, ये कोई हरकत नहीं करेगा। और जैसे ही 270 वोल्ट होंगे, यानी बूस्ट वोल्ट निकलने फिर रहे हैं आगे 270 से आगे, तो ये अपने आप को शहीद कर लेगा, ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म भी कैसा होगा, ये आपस में मिल जाएगा, यानी ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। जब माइनस और प्लस शॉर्ट होंगे तो जो हमारा ये एनटीसी और फ्यूज है, ये इनमें से कोई एक बर्न हो जाएगा तुरंत। और जब बर्न हो जाएगा, ये शॉर्ट हो ही गया तो ये बर्न हो जाएगा, तो आगे के सर्किट पर हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये चौकीदार का काम करता है। अगर इसको हम सर्किट से हटा दें तो सर्किट को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर हमने इसको हटा दिया और सेट ग्राहक को दे दिया, जब भी उसके तेज वोल्ट आएंगे ये झेलने का काम नहीं करेगा। क्यों कि सीधे सीधे वोल्ट आगे बढ़ेंगे और आपका सर्किट खराब हो जाएगा, आपका पीवीसी जल सकता है, आपका जो है एसएमपीएस भी जल सकता है, यानी सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। तो ये सुरक्षा का काम करता है हमारा वीडीआर। आइए दोस्तों, अब करंट हमारा आगे जब बढ़ेगा, फ्यूज एनटीसी और वीडीआर से होकर आगे जब बढ़ेगा हमारा, तो उस करंट को हमें फिल्टर करना होगा। तो यहाँ एसी कैपेसिटर लगा हुआ है, एसी फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, जो उसमें थोड़ी त्रुटि आती है, उस त्रुटि को ये दूर करता है। अगर इसमें माइनस प्लस नहीं होता, हम किधर भी लगा सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस भी किधर लगा सकते हैं, इसी तरह इसमें भी माइनस प्लस नहीं होता, हम इसको किधर से भी लगा सकते हैं। अगर आपस में शॉर्टिंग हुई इसके में, ओपन होने पर ये कोई हरकत नहीं देगा ज़्यादा। अगर शॉर्टिंग हुई और ओपन ये होता नहीं है, अगर शॉर्टिंग हुई तो आपका फ्यूज बर्न हो जाएगा, एनटीसी बर्न हो जाएगी। ये फिल्टर का काम करता है। और ये जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगी होती है और ये रेजिस्टेंस का काम होता है इसको जैसे ही करंट गया और इसको डिस्चार्ज करना।
नहीं तो जो प्लग होता है उसमें हमें करंट लग सकता है, तो उसको ये तुरंत धीरे से डिस्चार्ज कर देता है। ये इसमें जो करंट होता है ये यहाँ लगी होती है और इसको धीरे से डिस्चार्ज कर देता है। करंट जैसे ही आएगा तो हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, ये सबसे गुरु आइटम है, इसको हम लाइन फिल्टर बोलते हैं। ये लाइन फिल्टर का जो काम है वो दोस्तों बड़ा ही अजीब है। ये एसी जो हमें करंट मिलता है उसको ये फिल्टर करता है। एसी हमें जो मिलता है उसको ये फिल्टर करता है। फिल्टर भी कैसा करता है? प्योर फिल्टर। एसी वो आपने सीआरटी में देखा होगा कि अगर ये ख़राब हो जाए तो चित्र में झुर्रियाँ जालियाँ नज़र आने लगती थी, हमें इसको रिप्लेस करते थे हम, तभी जाके वो फॉल्ट दूर होता था। अगर इसका आपको करिश्मा देखना है तो इसकी दोनों लेगों को, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, ये करंट पास करती है आपस में। अगर आप इसको यहाँ डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसको जो डायरेक्ट जोड़ देंगे, करंट पास हो जाएगा, सेट चालू हो जाएगा। लेकिन चित्र को देखना आप, उसमें झुर्रियाँ आना चालू हो जाएंगी। यानी ये जिसमें भी एसी में खराब तत्व होते हैं उनको रोकता है और शुद्ध एसी हमें प्रदान करता है। इसका नाम ही लाइन फिल्टर का है, लाइन फिल्टर कॉइल। आइए अब आगे, जैसे अब हमारा लाइन फिल्टर कॉइल से करंट निकलता है, आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारे जो एसी होता है या हमारा एसी माइनस एसी प्लस, इन दोनों में इन होकर हमें डीसी आउट करता है। इसे ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। जितना हमें एसी अगर हमें 220 वोल्ट मिला तो यहाँ ये हमें 220 डीसी प्राप्त करवा देगा। ना तो ये कम करता है ना ये बढ़ाता है, ये हमें एसी से डीसी करता है। इसको डायोड बोलते हैं और ये 4 डायोड से बना होता है। इसको ब्रिज रेक्टिफायर हम कहते हैं। ये आपको कई प्रकार के देखने को मिलेंगे, आजकल एसएमडी में आ गए हैं और वैसे भी सिंगल 4 डायोड लगाकर भी ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर भी ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ये दोस्तों ये कैपेसिटर है हमारा, जो 400 वोल्ट का होता है, 100 यूएफ तक ये होता है। यानी ये हमारा 47 यूएफ, 63 यूएफ, 82 यूएफ, 100 यूएफ, 120 यूएफ ये फिल्टर का काम करता है और 450 वोल्ट इसमें झेलने की कैपेसिटी होती है। और ये पावर सप्लाई में अगर हमको इसने शुद्ध 220 वोल्ट एसी दी तो 50 वोल्ट स्टोर करने की इसमें क्षमता है। अगर हम यह चेक करेंगे, इसको पहले नहीं लगाएंगे, यहाँ चेक करेंगे, अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो अगर इसको लगा दिया तो हमें ये 270 वोल्ट यहाँ हमको एक्यूरेट मिलेंगे। ये फिल्टर भी करता है और करंट को स्टोर भी करता है। आइए आगे देखते हैं। ये हुआ इसका एसएम ट्रांसफार्मर, जिसको हम चॉपर भी बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा 270 वोल्ट इन होता है और दूसरी पिन से आउट होकर मॉसफेट पर जाता है और मॉसफेट जैसी स्विचिंग करता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमें प्राप्त होती है, जो इस फील्ड को बनाने में स्थायी रूप से काम करती है और आउटपुट में हमें सप्लाई यही देता है, जिसको हम एसएम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये एसी को लेकर हमें एसी ही आउट करता है जैसी सर्किट को आवश्यकता हो। आइए दोस्तों,
जो आप ये देख रहे हैं इस चित्र को, ये हमारा पावर सप्लाई में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है। इसी की ये ड्राइवर, ये मान लो कि ये चालक है, ड्राइवर है। क्यों कि ये जो है स्विचिंग करता है, पल्स को लेकर स्विचिंग करता है ये, और ये स्विचिंग पल्स कहाँ देता है, इसमें। तो इसका काम क्या है, करंट को भेजना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑन ऑफ माइनस। जब इसका गेट लो हाई होता है, इसका गेट लो हाई होता है, यानी सोर्स से ड्रेन बार 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 टच होगा तो स्पार्किंग होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ट्रांसफार्मर में, और ये स्विचिंग क्रिया में काम आता है। अब ये स्विचिंग क्रिया होती कैसे है, ये होती है हमारी PWM IC से। PWM IC को स्टार्टिंग पल्स जो 270 वोल्ट हैं वो इसको मिलते हैं स्टार्टअप सप्लाई, और जब स्टार्टअप सप्लाई हमें मिल जाती है तो ये एक झटके में छुक 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 ऐसे स्टार्ट होकर, और यहाँ करंट इसको स्टार्ट करती है और यहाँ करंट स्टोर होता है। और जब करंट यहाँ स्टोर होगा तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमारा जो सप्लाई निकलेगा 14 से 18 वोल्ट, वो इसके स्थायी करंट मिलेगा, और इससे फिर वो स्टार्ट, जैसे कि किक का काम कौन ने किया, स्टार्टअप सप्लाई ने किक का काम किया, और जैसी स्टार्ट हुई तो इंजन रन करने लगा। तो रन सप्लाई ये हमारी ये SM ट्रांसफार्मर देता है, और ये स्विचिंग जब करने का की पल्स जब इसको देती है, गेट को लो हाई करेगा तो ये जो है अपने आप काम करने लग जाएगा। अब इसमें हमें AC प्राप्त हुए ट्रांसफार्मर पर, तो आवश्यकता होगी कि हमें डायोड की ज़रूरत होगी, और जब हमें डायोड की ज़रूरत होगी दोस्तों, तो हमें डायोड लगाना होगी, और जब डायोड लगाएंगे हम तो एक कैपेसिटर भी लगाएंगे। हमने SM ट्रांसफार्मर से जो भी सप्लाई प्राप्त की तो वो AC मिलेगी, और इसको हम एनोड पर प्लस देंगे, और कैथोड से हम आउटपुट जब लेंगे तो फिल्टर भी लगाना पड़ेगी। तो जैसे हम ये फिल्टर लगाते हैं तो हमें यहाँ ज़रूरत के अनुसार बोल्ट मिल जाते हैं, यानी ये डायोड होता है, ये AC को DC करता है और ये फिल्टर करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये तो हुआ पैदा होने का, लेकिन परवरिश कौन करेगा, जानकारी कौन देगा, आगे वंश कौन चलाएगा। तो ये दोनों चलाते हैं दोस्तों, एक तो ऑप्टो कपलर और TL431 वेरिएबल जीनर डायोड। इनका बड़ा अजीब काम है। ये पूरे सिस्टम को, जितने भी आपने ये सामान देखे, इन पूरे सिस्टमों की जान है, ये ताकत है ये। यानी यहाँ से अभी तक आपने जो भी देखा, देखिए दोस्तों कमाल इसका कि इसने AC पहुँचाई, इसने ये चौकीदारी का काम किया, इसने फिल्टर का काम किया, ये लाइन फिल्टर है हमारा, इसने भी शुद्ध कर दिया। यहाँ AC से DC बनी, कंडेंसर ने फिल्टर कर दिया, SM ट्रांसफार्मर ने अपना काम कर दिया, मॉसफेट ने स्विचिंग की और इसने स्विचिंग करवाई, इसका काम कर दिया, इनने आउटपुट बना लिया। लेकिन इनका बड़ा महत्व है, पूरे सिस्टम को यह जानकारी देना कि कितना काम हो रहा है, वो इन दोनों का काम है दोस्तों। यानी इनका फीडबैक में बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी पिन नंबर 1 रेफरेंस पिन होती है,
और पिन नंबर 2 इसका ग्राउंड होता है और पिन नंबर 3 इसका कैथोड होता है। तो पिन नंबर 1 पर रेफरेंस वोल्ट आएंगे, ये ग्राउंड हो जाएगी, और ये पिन नंबर हमारी जो 3 होती है जिसको कैथोड बोलते हैं, ये पिन नंबर 2 से जाके कनेक्ट हो जाएगी और पिन नंबर 1 पर वोल्टेज आएंगे। तो ये सर्किट पूरा पता पड़ जाएगा, यहाँ इसको सूचना देगा 3 और 4 को, पिन नंबर को, कि कितना वोल्ट बन रहा है। ये पिन नंबर 3 ग्राउंड हो जाएगा और पिन नंबर 4 सूचना देगा PWM-IC को कि आप कम काम कर रहे हैं। तो PWM-IC तुरंत खड़ी हो जाएगी और जल्दी काम करने लग जाएगी। और अगर वो तेज काम कर रही है तो ये कह देगी कि ज़्यादा मटके मत, खराब हो जाएगी, अपने आप को औकात में रहने दो, कम कर लो। तो ये 1 सेकंड और नैनो सेकंड में काम करते हैं ये लोग। ये देखिए दोस्तों, ये रेफरेंस वोल्टेज क्या होता है, क्योंकि इसमें हमने अभी आपको बताया कि रेफरेंस वोल्ट क्या होता है। इसको रेफरेंस वोल्ट मिलेंगे ना, यानी हमारा आउटपुट हुआ 12 वोल्ट और ग्राउंड हमने लगा दिया, एक रेजिस्टेंस आउटपुट पर, एक ग्राउंड पर, और बीच में इनको जोड़ दिया। अगर हमने 3 रेजिस्टेंस जोड़ी तो हमारा 3 तरह का वोल्ट निकलेगा। पहला वोल्ट रहेगा हमारा 12 वोल्ट,